हेलो गाइस, क्लास 11th हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स के लिए अब तक के जो वीडियोस हमने बनाए हैं उनमें हमने डिस्कस किया था अकाउंटिंग का मीनिंग क्या होता है और लेखांकन की विभिन्न शब्दावलियों पर भी हमने चर्चा की थी और तत्पश्चात हमने डिस्कस किया था लेखांकन सिद्धांतों पर। आज का हमारा टॉपिक रहेगा दोहरा लेखा पद्धति। दोहरा लेखा पद्धति। दोहरा लेखा पद्धति को इंग्लिश में कहा जाता है डबल एंट्री सिस्टम। अब ये जो आपका डबल एंट्री सिस्टम है, इसका उद्भव कब हुआ, यानी कि कब ये अस्तित्व में आया था। तो दोहरा लेखा प्रणाली जो है अस्तित्व में सन 1494 में आया था। कब आया था सर? सन 1494 में दोहरा लेखा प्रणाली जो अस्तित्व में आया था। और इस प्रणाली के जनक कौन है, मतलब किसने इसको अस्तित्व में लाया? इस प्रणाली के जनक हैं लुकास पेसियोली नामक विद्वान थे, इटली के। तो इटली के विद्वान लुकास पेसियोली ने दोहरा लेखा प्रणाली को जन्म दिया था सन 1494 में। तो दोहरा लेखा प्रणाली से संबंधित सिद्धांतों को विस्तार पूर्वक जो बताया था लुकास पेसियोली ने सन 1494 में बताया था। और लुकास पेसियोली कहां के थे सर? इटली शहर के थे। अब दोहरा लेखा प्रणाली का अर्थ क्या है? देखिए, दोहरा लेखा प्रणाली का अर्थ यह है कि जब भी व्यवसाय में कोई व्यवहार होता है, जब भी व्यवसाय में कोई व्यवहार होता है, व्यवहार का अर्थ मैंने आपको क्या बताया था? जब देखिए हमने लेखांकन शब्दावलियों पर चर्चा की थी, उस समय मैंने आपको बताया था कि व्यवहार का अर्थ होता है लेन देन। व्यवहार का अर्थ क्या होता है सर? लेन देन होता है। और लेन देन जो शब्द है अपने आप में दो शब्दों को समाहित किए हुए है। एक शब्द है यहाँ पे लेन और दूसरा है देन, यानी कि प्रत्येक व्यवहार, व्यवसायिक जो भी व्यवहार होगा, प्रत्येक व्यवसायिक व्यवहार या फिर प्रत्येक व्यवसायिक लेन देन के दो पहलू है। देखिए, लेन देन शब्द में दो पहलू है कि नहीं? लेन और देन, मतलब व्यवसाय में जब भी व्यवहार होगा तो आप कुछ लेंगे और बदले में कुछ ना कुछ देना पड़ेगा। तो लेन देन के दो पहलू हो गए। कौन कौन से सर? एक लेना और दूसरा देना। तो लेने और देने दोनों के पहलुओं को हमें क्या करना पड़ता है सर? पुस्तकों में दर्ज करना पड़ता है। तो आप क्या कह सकते हैं, जब भी कोई व्यवसाय में व्यवहार यानी लेन देन होता है तो प्रत्येक व्यवहार के कितने पहलू होते हैं? प्रत्येक व्यवहार के दो पहलू होते हैं, जिसमें एक पहलू कौन सा है? लेना, और दूसरा पहलू कौन सा होता है? देना। तो लेने वाला जो पहलू होता है, इस पहलू को हम क्या बोलते हैं सर? इसको बोलते हैं डेबिट कर देते हैं इसको, और इस पहलू को हम क्रेडिट कर देते हैं। यानी कि ये क्रेडिट हो जाता, डेबिट हो जाता है लेने वाला पहलू, और देने वाले पहलू को क्या कर दिया जाता है सर? क्रेडिट कर दिया जाता है। तो इसके आधार पर कि किस को डेबिट करना है, लेने वाला पहलू डेबिट करना है, देने वाले पहलू को क्रेडिट करना है, तो भाई क्या लिया और क्या दिया और कौन से अकाउंट में हमें डेबिट या क्रेडिट करना है। जब भी व्यवसायिक व्यवहारों को हम दर्ज करते हैं तो कहां दर्ज करते हैं सर? अकाउंट्स बुक में दर्ज करते हैं, लेखा पुस्तकों में दर्ज करते हैं। तो ये पहलू जो दर्ज होंगे कहां दर्ज होंगे? किसी न किसी अकाउंट में दर्ज होंगे, किसी न किसी खाते में दर्ज होंगे। तो इन पहलुओं को खाते में दर्ज करने से पहले हमें यह पता होना चाहिए कि खाते कितने प्रकार के होते हैं और किस खाते के डेबिट में अपने को व्यवहार को लिखना है और किस खाते के क्रेडिट में व्यवहार को लिखना है। तो हमें क्या पता होना चाहिए सर? पता होना चाहिए खाते कितने प्रकार के होते हैं और किस खाते के डेबिट में अपने को लिखना है व्यवहार को और किस खाते के क्रेडिट में लिखना है। तो सबसे पहले हमें इन पहलुओं को समझने के लिए सबसे पहले क्या समझना होगा सर? खातों के प्रकार समझने पड़ेंगे। तो देखिए, दोहरा लेखा प्रणाली के अंतर्गत व्यवसायिक जो लेन देन है, इन लेन देनों को दर्ज करने के लिए जो खातों के प्रकार बताए गए, उन खातों को आप दो भागों में विभाजित कर सकते हैं। क्या पढ़ना है सर? अब हमें दोहरा लेखा प्रणाली में पहले खातों का वर्गीकरण पढ़ना है। खाते कितने प्रकार के होते हैं?
खातों का वर्गीकरण। क्या पढ़ना है सर? हमें खातों का वर्गीकरण पढ़ना होगा। और जब भी हम खातों को वर्गीकृत करते हैं दोहरा लेखा प्रणाली के आधार पर, जब खातों का वर्गीकरण होता है तो इस वर्गीकरण के दो आधार होते हैं। पहला जो आधार होता है वो क्या होता है सर? पहला आधार होता है परंपरागत प्रणाली और दूसरा होता है आधुनिक प्रणाली। तो हमें खातों का वर्गीकरण परंपरागत प्रणाली और आधुनिक प्रणाली दो आधारों पर हमें पढ़ना है। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे खातों के वर्गीकरण की परंपरागत प्रणाली पर। तो देखिए, परंपरागत प्रणाली पे हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो पहला खातों के वर्गीकरण में पढ़ना है परंपरागत प्रणाली। तो परंपरागत प्रणाली के अंतर्गत ये जो आपकी परंपरागत प्रणाली है, इस प्रणाली के अनुसार खातों को मुख्य रूप से तीन भागों में बांट दिया जाता है, यानी खाते तीन प्रकार के माने जाते हैं। पहला होता है व्यक्तिगत खाता। कौन सा खाता सर? व्यक्तिगत खाता। और दूसरा होता है वस्तुगत या फिर वास्तविक खाता, भी कई बार इसको कह दिया जाता है, वस्तुगत या वास्तविक खाता। और तीसरा जो होता है वो होता है अवास्तविक, अवास्तविक या नाम मात्र का खाता, नाम मात्र खाता। तीन प्रकार के खाते होते हैं। इंग्लिश में इनको क्या कहा जाता है सर? इंग्लिश में इसको हम कहते हैं पर्सनल अकाउंट। क्या कहते हैं सर? इंग्लिश में इनको पर्सनल अकाउंट कहा जाता है। इसको इंग्लिश में रियल अकाउंट कहा जाता है और इसको इंग्लिश में नॉमिनल अकाउंट कहा जाता है। देखिए, व्यक्तिगत खाता क्या होता है? व्यक्तिगत खाता वो खाता होता है जो किसी व्यक्ति से संबंधित होता है या किसी संस्था से संबंधित होता है। वस्तुगत खाते व्यवसाय की संपत्तियों से संबंधित होते हैं, और जबकि अवास्तविक खाते जो व्यवसाय के खर्चे और लाभ हानियों से या खर्चे से संबंधित होते हैं। तो व्यक्तिगत जो खाता होता है इसको पुनः तीन भागों में विभाजित कर दिया जाता है। तो तीन भाग कौन से बनाएंगे इनके सर? पुनः तीन भाग बनेंगे। पहला होगा आपका प्राकृतिक व्यक्तिगत खाता। कौन सा सर? प्राकृतिक व्यक्तिगत खाता। दूसरा होता है कृत्रिम व्यक्तिगत खाता। और जो तीसरा होता है वो होता है प्रतिनिधित्व व्यक्तिगत खाता। तो दोहरा लेखा प्रणाली के अंतर्गत जब हम खातों का वर्गीकरण करते हैं तो खातों के वर्गीकरण के दो आधार होते हैं। एक होती है परंपरागत प्रणाली और दूसरी होती है आधुनिक प्रणाली। परंपरागत प्रणाली के अनुसार खातों को मुख्य रूप से कितने भागों में विभाजित किया जाता है सर? नंबर 1 व्यक्तिगत खाता, नंबर 2 वस्तुगत खाता और नंबर 3 अवास्तविक खाता। और व्यक्तिगत खाते को पुनः हम तीन भागों में विभाजित कर देते हैं। व्यक्तिगत खाते को तीन भागों में विभाजित किया, प्राकृतिक व्यक्तिगत खाता, कृत्रिम व्यक्तिगत खाता और प्रतिनिधित्व व्यक्तिगत खाता। देखिए, प्राकृतिक व्यक्तिगत खाते को नेचुरल पर्सनल अकाउंट कहा जाता है, इसको आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट कहा जाता है और इसको रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट इंग्लिश में कहा जाता है। अब हम विस्तार पूर्वक प्रत्येक खाते के बारे में चर्चा करेंगे। तो देखिए, सबसे पहला कौन सा खाता है सर? व्यक्तिगत खाता है। तो पहले खाते की बात करेंगे, व्यक्तिगत खाता।
ये व्यक्तिगत खाते को इंग्लिश में क्या कहते हैं सर? पर्सनल अकाउंट कहते हैं, इंग्लिश में पर्सनल अकाउंट कहा जाता है। अब ये होता क्या है पर्सनल अकाउंट? देखिए, व्यक्तिगत का मतलब होता है व्यक्ति से संबंधित खाता, और व्यवसाय के दृष्टिकोण से अगर हम बात करें तो व्यवसाय के दृष्टिकोण से व्यक्ति तो आता ही है व्यक्तिगत खाते के अंतर्गत, लेकिन संस्थाओं को भी व्यक्तिगत खातों में शामिल किया जाता है। तो यहां व्यक्तिगत खाते का अर्थ होगा किसी व्यक्ति तथा संस्था से संबंधित खाते व्यक्तिगत खाते कहलाते हैं। व्यक्तिगत खाते कहलाते हैं। इसका अर्थ यह है कि जब भी कोई लेन देन होगा और उस लेन देन में किसी व्यक्ति का नाम आएगा या किसी संस्था का नाम आएगा, तो उस लेन देन में आने वाले व्यक्ति और उस संस्था को व्यक्तिगत खाते के नाम से जाना जाएगा। तो जैसे मान लो, जैसे राम, श्याम, मोहन, ये सभी कौन है? ये सभी व्यक्ति हैं सर। इसके अलावा संस्थाओं पर अगर अपन बात करें तो किसी ने कह दिया कि भाई हमारी दुकान का नाम सर अनिल एंड ब्रदर्स है, अनिल एंड ब्रदर्स, ये किसी दुकान का नाम आ गया। इसके अलावा किसी कंपनी का नाम आ गया, जियो कंपनी, तो ये क्या संस्थाएं हैं? अनिल एंड ब्रदर्स एक दुकान का नाम है, संस्था हो गई। जियो कंपनी एक संस्था का नाम हो गया। इसी तरह मान लो टैगोर स्कूल हो गया, टैगोर स्कूल, तो ये सब क्या संस्थाएं हैं। तो हम क्या कह सकते हैं सर, जब भी हम किसी व्यक्ति या किसी संस्था के खातों को दर्ज करना हो तो व्यक्ति और संस्था से संबंधित जितने भी खाते बनेंगे वो सब क्या होंगे? व्यक्तिगत खाते। या राम श्याम मोहन कौन है सर? राम श्याम मोहन सभी व्यक्ति हैं। और उसके अलावा अनिल ब्रदर्स किसी दुकान का नाम, किसी कंपनी का नाम, स्कूल का नाम, कॉलेज का नाम, ये सभी संस्थाएं होती है। तो संस्थाओं से संबंधित खाते भी व्यक्तिगत खाते के अंतर्गत आते हैं। तो ये था आपका व्यक्तिगत खाता। अब हम चर्चा करेंगे इस व्यक्तिगत खाते के अलावा प्राकृतिक व्यक्तिगत खाता क्या होता है, कृत्रिम व्यक्तिगत क्या होता है, प्रतिनिधित्व व्यक्तिगत खाता क्या होता है। तो चलिए पहले हम चर्चा करेंगे इसमें व्यक्तिगत खाते में पहला खाता कौन सा है सर? पहला खाता हमने बनाया प्राकृतिक व्यक्तिगत खाता। प्राकृतिक व्यक्तिगत खाता। प्राकृतिक व्यक्तिगत खाते में आपको क्या लेना है? व्यक्तियों को लेना है। और कृत्रिम व्यक्तिगत खाते में आपको संस्थाओं को लेना है। तो आप सिंपल वर्ड्स में क्या कह सकते हैं? सिंपल वर्ड्स में यही बात कह सकते हैं सर, यहां पे संस्थाओं को हटा दो, व्यक्तियों से संबंधित खाते प्राकृतिक व्यक्तिगत खाते में आएंगे। तो मान लो कि आपने राम को माल बेचा, तो राम कौन है? एक प्राकृतिक व्यक्ति तो होता है। प्राकृतिक व्यक्ति का अर्थ होता है जिसका जन्म प्रकृति के आधार पर हुआ है, और जिसको किसी मनुष्य ने या कानून ने बनाया है वो कौन होता है? कृत्रिम व्यक्ति होता है। तो प्राकृतिक व्यक्तिगत खाते में प्रकृति द्वारा बनाए गए व्यक्तियों को शामिल किया जाता है, यानी मानव को शामिल किया जाता है। तो आप इसमें क्या कह सकते हैं? किसी व्यक्ति या संस्था से संबंधित खाते कौन से होते हैं? किसी व्यक्ति या संस्था से संबंधित खाते प्राकृतिक व्यक्तिगत खाते में आते हैं। जैसे राम, गीता, सीता, मोहन, गोपाल आदि सब, ये सब कौन है सर? ये सब व्यक्ति होते हैं। और व्यक्तियों के नाम जहां आ गए वो क्या हो गया सर? वो हो गया प्राकृतिक व्यक्तिगत खाता। तो व्यक्तिगत में व्यक्ति आएंगे, प्राकृतिक व्यक्ति। अब ये संस्थाएं कहां आएंगी? संस्थाएं आएंगी कृत्रिम व्यक्तिगत खाते के अंतर्गत आएंगी।
तो चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, थोड़ा इसको मिटाना पड़ेगा, फिर उसके बाद कृत्रिम व्यक्तिगत खाता और प्रतिनिधित्व व्यक्तिगत खाते पे चर्चा करते हैं। अब बात करेंगे कृत्रिम व्यक्तिगत खाते पर। तो ये प्राकृतिक व्यक्तिगत खाता क्या था सर? देखिए, प्राकृतिक व्यक्तिगत खाते का मतलब व्यक्ति या मानव से संबंधित खाता, व्यक्ति या मानव से संबंधित खाता। कौन सा खाता है सर? ये प्राकृतिक व्यक्तिगत खाता होता है। जैसे इसके उदाहरण क्या थे सर? जैसे मान लो राम, श्याम, गीता, सीता, ये सभी प्राकृतिक व्यक्तिगत खाते के अंतर्गत आएंगे आदि। इसके अलावा कृत्रिम व्यक्तिगत कौन से होते हैं सर? कृत्रिम व्यक्तिगत संस्थाओं से संबंधित होगी। तो आप यहां क्या लिखेंगे? संस्थाओं से संबंधित खाता। संस्थाओं से संबंधित खाता कौन सा होता है सर? कृत्रिम व्यक्तिगत खाता होता है। जैसे मान लो कि आप एक व्यापारी हैं और आपने किसी स्कूल के साथ लेन देन किया। मान लो आपने स्कूल को बोर्ड बेचे, या आपने चौक बेचे, या फिर आपने मार्कर बेचे स्कूल को, और उनसे आपको पैसा लेना बाकी है। भी मान लो आपको उधार में आपने किसी स्कूल को मार्कर, बोर्ड, पेन ये सब बेचे हैं, तो इसका मतलब आपको उस स्कूल से पैसा लेना है। स्कूल क्या होती है? एक संस्था होती है। तो आपको ये दर्ज करना पड़ेगा, स्कूल का नाम दर्ज करना पड़ेगा, उससे कितने पैसे आपको लेने पड़ेंगे, वो लेने पड़ेंगे, मतलब कितने पैसे लेने हैं वो भी आपको यहाँ पे दर्ज करना पड़ेगा। तो स्कूल का नाम जब आप दर्ज करोगे तो उसे कौन से खाते के अंतर्गत माना जाएगा सर? कृत्रिम व्यक्तिगत खाते के अंतर्गत माना जाएगा। तो यहाँ पे क्या आएगा? जैसे किसी भी स्कूल का नाम हो, किसी भी व्यापारी का नाम हो, किसी भी कंपनी का नाम हो, तो कोई कंपनी आ जाएगी, जियो कंपनी, जैसे अभी मैंने एग्जांपल दिया, रिलायंस कंपनी, टाटा कंपनी, ये सभी कंपनियां, रिलायंस कंपनी, टाटा कंपनी, ये सभी कंपनियां किस में आ रही है सर? ये सभी कंपनियां आ जाएगी कृत्रिम व्यक्तिगत खाते में। इसके अलावा हो सकता है कोई स्कूल का नाम हो, टैगोर स्कूल हो, या टैगोर कॉलेज हो, या टैगोर हॉस्पिटल हो, तो ये सभी किस में आ रहे हैं सर? ये भी संस्थाएं हैं, तो ये भी कृत्रिम व्यक्तिगत खाते में आएंगे। इसके अलावा कोई दुकान का नाम, जैसे कि राम एंड ब्रदर्स, गीता एंड सन्स, ये सब दुकान के नाम हो गए, तो ये किस में आएंगे सर? ये कृत्रिम व्यक्तिगत खाते में आएंगे। इसके अलावा मोस्ट इंपोर्टेंट मैं आपको बता देता हूं, जो आपको सबसे ज्यादा यूज करना पड़ेगा वो होता है बैंक। कोई भी बैंक हो, बैंक ऑफ बड़ौदा, आईसीआई बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, कोई भी बैंक हो, सारी बैंक संस्थाएं होती है, और संस्थाएं किस में आती है सर? कृत्रिम व्यक्तिगत खाते के अंतर्गत आती है। तो प्राकृतिक व्यक्तिगत खाते में व्यक्ति आएंगे, कृत्रिम व्यक्तिगत खाते में संस्थाएं आएंगी, तो सर प्रतिनिधित्व व्यक्तिगत खाते में क्या आएगा? तो चलिए प्रतिनिधित्व व्यक्तिगत खाते पे चर्चा करते हैं। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, उधर से मिटाना पड़ेगा। चलिए यहां लिख देता हूं, टैगोर स्कूल, टैगोर कॉलेज या हॉस्पिटल और बैंक, ये सभी किसी में आ रहे हैं? ये सर कृत्रिम व्यक्तिगत खाते में आएंगे। इसके अलावा किसी दुकान का नाम हो, राम एंड कंपनी, गीता एंड सन्स, सब क्या किस में आ जाएंगे सर? कृत्रिम व्यक्तिगत खाते में आ जाएंगे। इसके अलावा चलिए प्रतिनिधित्व व्यक्तिगत खाते में हम चर्चा करेंगे। तो प्रतिनिधित्व व्यक्तिगत खाते में क्या आता है? देखिए, प्रतिनिधित्व व्यक्तिगत खाता अपने आप में कुछ भी नहीं होता।
इस खाते में ऐसे नाम आते हैं जिनका अपने आप में कोई अस्तित्व नहीं होता है, लेकिन वो किसी दूसरे का प्रतिनिधित्व कर रहे होते हैं। जैसा कि जब हमने लेखांकन शब्दावली पर चर्चा की थी, उस समय मैंने आपको एक शब्द बताया था, पूंजी शब्द बताया था। और उस समय मैंने आपको पूंजी के बारे में क्या बताया था? पूंजी का अर्थ होता है व्यवसाय स्वामी द्वारा व्यवसाय में लगाए गए धन को हम पूंजी कहते हैं। और इस पूंजी शब्द का प्रयोग हम व्यवसाय स्वामी के नाम की जगह पे करते हैं, ना कि उस धन के लिए करते हैं। धन तो व्यवसाय के लिए संपत्ति बन जाएगा भाई, लेकिन पूंजी का जो शब्द का प्रयोग किया जाता है वह व्यवसाय स्वामी के नाम की जगह प्रयोग में लाया जाता है। तो शब्द पूंजी किसका प्रतिनिधित्व करता है? व्यवसाय स्वामी का प्रतिनिधित्व करता है। जब भी हम पूंजी के बारे में बात करें तो पूंजी का नाम बोलते इसका मतलब हो जाएगा व्यवसाय स्वामी से इसका अर्थ लिया जाएगा। तो ऐसा खाता जो अपने आप में कुछ नहीं है, जिसका खुद का कोई अस्तित्व नहीं है, लेकिन वो किसी दूसरे व्यक्ति का प्रतिनिधित्व करता है, तो उसे प्रतिनिधित्व व्यक्तिगत खाते के अंतर्गत शामिल किया जाता है। तो प्रतिनिधित्व व्यक्तिगत खाते में क्या आएगा सर? इसमें आएगा किसी व्यक्ति अथवा संस्था का प्रतिनिधित्व करने वाले खाते किसके अंतर्गत आते हैं? प्रतिनिधित्व व्यक्तिगत खाते के अंतर्गत आते हैं। अब हम चर्चा करेंगे सर प्रतिनिधित्व व्यक्तिगत खाते में ये जो खाते आते हैं ये दूसरे का प्रतिनिधित्व करते, तो इसके उदाहरण क्या है? देखिए उदाहरण में सबसे एक तो मैंने आपको बता दिया, पहला पूंजी। पूंजी शब्द का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? व्यवसाय स्वामी के लिए किया जाता है। तो व्यवसाय स्वामी जब व्यवसाय में धन विनियोजित करता है, धन लगाता है, तो हम उसको उसके लिए कौन सा शब्द प्रयोग करते हैं? व्यवसाय स्वामी के लिए पूंजी शब्द का प्रयोग करते हैं। इसके अलावा आहरण, आहरण का अर्थ क्या होता है? जब हमने लेखांकन शब्दावली पे चर्चा की थी तब मैंने आपको बताया कि आहरण का अर्थ होता है व्यवसाय स्वामी द्वारा अपने निजी प्रयोग के लिए व्यवसाय से जब धन निकाल लिया जाता है तो उसे क्या कहते हैं? आहरण कहते हैं। तो आहरण अपने आप में कुछ नहीं, उसने व्यवसाय से धन निकाला, भी रोकड़ निकाल ली तो रोकड़ व्यापार से गई, लेकिन आहरण क्या था? आहरण शब्द जो है ये प्रयोग किसके लिए किया जा रहा है? ये व्यवसाय स्वामी के लिए प्रयोग किया जा रहा है। और आहरण शब्द लिखते ही हमारे दिमाग में एक बात आ जानी चाहिए कि व्यवसाय स्वामी ने अपने निजी प्रयोग के लिए धन व्यापार से निकाल लिया। तो आहरण किसका? आहरण और पूंजी दोनों शब्द किसके लिए प्रयोग हो रहे हैं यहाँ पे? सर व्यापार स्वामी के लिए प्रयोग किए जा रहे हैं। तो आहरण और पूंजी ये दोनों शब्दों का अपने आप में कोई अस्तित्व नहीं है, लेकिन ये व्यवसाय स्वामी का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। इसके अलावा एक शब्द होता है देनदार। कौन सा शब्द? सर एक शब्द होता है देनदार। देनदार शब्द का अर्थ क्या होता है? देनदार उन सभी व्यक्तियों का प्रतिनिधित्व करता है जिन व्यक्तियों को हमने उधार में माल बेचा है। हमारे कस्टमर जो हमारे ग्राहक हैं, जिन ग्राहकों को तुमने उधार में माल बेचा है उन ग्राहकों से हमें क्या करना है? सर पैसा वापस लेना है, कभी ना कभी मिलेगा। आज मैंने आपको ये पेन उधार में बेचा, इसका मतलब क्या हुआ कि ये पेन मैंने आपको उधार बेच दिया, तो कभी ना कभी तो आप मुझे इस पेन का पैसा दोगे। तो कोई भी व्यापारी एक ग्राहक कोई उधार में माल नहीं बेचता, न जाने कितने ग्राहकों को उधार में माल बेचता है। तो जितने भी व्यक्तियों को उधार में माल बेचा गया है और उन सभी से हमें पैसे लेने हैं, तो उन सभी व्यक्तियों का प्रतिनिधित्व करने वाला जो नाम होता है वो होता है देनदार। देनदार का अर्थ होता है वे सभी व्यक्ति, वे सभी ग्राहक जिन लोगों से हमें पैसे लेने हैं क्योंकि हमने उनको उधार में माल बेचा है। तो ग्राहक जैसे राम है, श्याम है, गीता है, मोहन है, गोपाल है, ये सब लोगों को हमने माल बेच दिया उधार में। जब हमने इन सब लोगों को जब उधार में माल बेचा है तो इन सब लोगों से पैसा लेना है, तो इनकी लिस्ट तो हम अलग से बना के तैयार रखेंगे, राम, श्याम, मोहन, गीता, सीता, इन सबसे पैसे लेने भाई। लेकिन इनका टोटल लगाएंगे कि कितना पैसा लोगों से हमें लेना है, तो वो पैसा जो टोटल लगा हुआ है वो सब हमारी देनदार होंगे, यानी कि उन लोगों से हमें पैसे लेने हैं। राम, श्याम, गीता, सीता वो सब हमारे देनदार हो गए। तो हम क्या कहेंगे? देनदार उन व्यक्तियों के लिए प्रयोग किया जाता है जिन व्यक्तियों को उधार में माल बेचा और जिनसे हमें पैसे लेने हैं। इसके अलावा एक शब्द होता है लेनदार। लेनदार शब्द भी अपने आप में कुछ नहीं है भाई, लेनदार भी कुछ नहीं होता है, लेकिन लेनदार भी किसी न किसी का प्रतिनिधित्व करता है। मान लो कुछ व्यक्तियों से हम उधार में माल खरीदते हैं, इसका मतलब क्या हुआ? जब हमने उधार में माल खरीदा है तो उनको कभी ना कभी तो हमें पैसा देना पड़ेगा, कभी ना कभी तो भुगतान करना पड़ेगा। तो जिन व्यक्तियों से उधार में माल खरीदा है और उनको हमें भविष्य में पैसा देना है, यानी उनको भविष्य में भुगतान हमें करना है, तो उन सभी व्यक्तियों को जिनको भविष्य में पैसा देना है क्योंकि उनसे उधार में माल खरीदा था,
उनका प्रतिनिधित्व करने के लिए कौन सा शब्द होता है? लेनदार शब्द होता है। लेनदार का मतलब वे व्यक्ति जिनको हमें पैसे देने हैं, क्योंकि उधार में माल हमने खरीदा था। तो लेनदार शब्द कोई नहीं है, ये उन व्यक्तियों का प्रतिनिधित्व कर रहा है जिनको तुम्हें पैसे देने हैं। तो पूंजी, आहरण, देनदार, लेनदार, ये सभी कौन है सर? ये अपने आप में कुछ नहीं है, ये तो प्रतिनिधित्व करते हैं किसी न किसी व्यक्ति का। इसके अलावा भी बहुत से ऐसे शब्द होते हैं जो किसी न किसी का प्रतिनिधित्व करते हैं, उनको हम आगे चर्चा करते जाएंगे जब वो शब्द आएंगे। तो अभी इनके लिए मैं लिख देता हूं यहां आदि। और भी बहुत सारे शब्द हैं जो प्रतिनिधित्व व्यक्तिगत खाते में आते हैं। तो देखिए, हमने आपको क्या बताया कि खातों का जब हम वर्गीकरण करेंगे परंपरागत प्रणाली के अंतर्गत 3 प्रकार के खाते होंगे: व्यक्तिगत, वस्तुगत और अवास्तविक खाता। व्यक्तिगत खाते को पुनः 3 भागों में बांटा गया: प्राकृतिक व्यक्तिगत, कृत्रिम व्यक्तिगत और प्रतिनिधित्व व्यक्तिगत। यहां व्यक्तिगत खाते का अर्थ क्या था सर? व्यक्ति से संबंधित खाता व्यक्तिगत खाता होता है, या किसी संस्था से संबंधित खाता है वो भी व्यक्तिगत खाता होता है। तो व्यक्ति अथवा संस्था से संबंधित खातों को व्यक्तिगत खाते में शामिल किया जाता है। जहां किसी व्यक्ति का नाम आया और किसी संस्था का नाम आया, तो जब लेखा पुस्तकों में किसी व्यक्ति या संस्था के नाम को दर्ज किया जाता है तो वो व्यक्तिगत खाता कहलाता है। और उसमें जो व्यक्तियों के नाम है वो प्राकृतिक व्यक्ति में आ जाएंगे, और जो संस्थाओं के नाम है वो किसमें? कृत्रिम व्यक्तिगत खाते में आ जाएंगे। तो व्यक्तियों के नाम व्यक्तिगत खाते में भी प्राकृतिक व्यक्ति है, संस्थाओं के नाम व्यक्तिगत खाते में कृत्रिम व्यक्तिगत खाते के अंतर्गत आते हैं। इसके अलावा एक होता है प्रतिनिधित्व व्यक्तिगत खाता। प्रतिनिधित्व व्यक्तिगत खातों का अपने आप में कोई अस्तित्व नहीं होता है, ये किसी न किसी व्यक्ति या किसी न किसी संस्था का प्रतिनिधित्व करते हैं। जैसे पूंजी और आहरण, ये व्यापार स्वामी का प्रतिनिधित्व करते हैं। तो व्यापार स्वामी का नाम कभी भी लेखा पुस्तकों में दर्ज नहीं किया जाता है। व्यापार स्वामी लेख, पूंजी और आहरण, ये 2 खाते अलग अलग बनाए जाते हैं। तो व्यापार स्वामी जब व्यापार में धन लगाता है तो उसे हम पूंजी के नाम से लिख देते हैं, और जब वो अपने निजी प्रयोग के लिए व्यापार से कोई धन निकालता है तो उसे आहरण के नाम से लिख दिया जाता है। इसी तरह एक शब्द होता है देनदार और एक शब्द होता है लेनदार। तो देनदार शब्द अपने ग्राहकों को, उन ग्राहकों को जिनको उधार में माल बेचा है, उनका प्रतिनिधित्व करने वाला शब्द है। लेनदार शब्द जो है, जिन व्यक्तियों से उधार में माल खरीदा था उन व्यक्तियों का प्रतिनिधित्व करने के लिए लेनदार शब्द का प्रयोग किया जाता है। तो ये खाते अपने आप में कुछ नहीं है, ये कोई व्यक्ति भी नहीं है, कोई संस्था भी नहीं है, लेकिन ये प्रतिनिधित्व करते हैं किसी व्यक्ति और संस्था का। तो वो गए प्रतिनिधित्व व्यक्तिगत खाते। स्क्रीनशॉट लेना चाहे ले सकते हैं, इसको हम मिटाएंगे, मिटा के फिर आगे कुछ पढ़ेंगे। इसमें अगला खाता पढ़ना है वस्तुगत और अवास्तविक खाते पे भी हमें चर्चा करनी है। चलिए, ये हो गया व्यक्तिगत खाता हो गया। अब वस्तुगत खाते पे चर्चा करते हैं। वस्तुगत खाता क्या है? वस्तुगत खाता इंग्लिश में क्या कहा जाता है सर? रियल अकाउंट कहा जाता है। क्या होता है वस्तुगत खाता? वस्तुगत खाते के नाम से स्पष्ट होता है किसी वस्तु से संबंधित खाते होते हैं। वस्तु क्या होती है? वस्तुओं को हम कहते हैं संपत्ति। जब हमने लेखांकन शब्दावली पे चर्चा की थी, तो लेखांकन शब्दावली के अंतर्गत मैंने आपको क्या बताया था कि व्यवसाय में संपत्तियों का अर्थ होता है वो सभी वस्तुएं जिनसे भविष्य में लाभ मिलने वाला होता है, या तो चाहे उनका भौतिक अस्तित्व हो या भौतिक अस्तित्व ना हो। तो यहां भौतिक अस्तित्व वाली संपत्तियां भी आती हैं, और जिनका भौतिक अस्तित्व नहीं होता वो संपत्तियां भी आती हैं। किसके अंतर्गत? वस्तुगत खाते के अंतर्गत। तो सिंपल सा वर्ड अगर मैं इसके लिए यूज करूं वस्तुगत खाते के लिए, तो व्यवसाय की दृश्य तथा अदृश्य संपत्तियों से संबंधित खाते कौन से होते हैं? वस्तुगत खाते होते हैं। वस्तुगत खाते कौन से हैं? जो व्यवसाय की दृश्य और अदृश्य दोनों ही प्रकार की संपत्तियों से संबंधित होते हैं। दृश्य संपत्तियां कौन सी होती है सर? जिनका कोई भौतिक अस्तित्व होता है। जैसे व्यवसाय के लिए आपने कोई भवन खरीदा, भवन
जमीन खरीदी भूमि, फर्नीचर खरीदा व्यवसाय के लिए फर्नीचर, सर मशीन खरीदी व्यवसाय के लिए तो मशीनरी, इसके अलावा आपने व्यवसाय में कंप्यूटर खरीदा और आपके व्यवसाय में कैश यानी कि रोकड़, जिसको हिंदी में कहते हैं नकद, रोकड़ यानी कि नकद, तो ये सभी आपके व्यवसाय की दृश्य संपत्ति। देखिए रोकड़ भी हमारे व्यापार की संपत्ति होती है। कैश, आपके जेब में 5 लाख रुपए के नोट हैं, वो 5 लाख रुपए आपकी संपत्ति, और उन संपत्ति आपको उनका नोटों का क्या होता है, रोकड़ का एक भौतिक अस्तित्व होता है, उनको आप देख भी सकते हैं, छू भी सकते हैं। तो रोकड़, कंप्यूटर, मशीन, फर्नीचर, भूमि, ये सब क्या, सब दृश्य संपत्तियां। तो ये दृश्य संपत्तियां वस्तुगत खाते में आएंगी, लेकिन दृश्य के साथ अदृश्य जो संपत्तियां होती है, जो संपत्ति होती है लेकिन उनका कोई भौतिक अस्तित्व नहीं होता इन सब की तरह, वो संपत्तियां भी आपके वस्तुगत खाते के अंतर्गत आती है। जैसे अदृश्य संपत्तियों के उदाहरण दे देता हूं यहाँ पे, जैसे ख्याति, ख्याति को इंग्लिश में कहा जाता है गुडविल, और ये जो ख्याति होती है इसका अर्थ क्या होता है, ख्याति का अर्थ होता है किसी रेपुटेशन की वैल्यू को हम ख्याति कहते हैं। इमेज, किसी की इज्जत की जो वैल्यू, व्यापार की जो इज्जत है मार्केट में, जो रेपुटेशन है व्यापार की, उसकी अगर हम उसको वैल्यू कर लेते हैं, उसका मूल्य पता कर लेते हैं किसी न किसी आधार पर, तो उसे ख्याति कहा जाता है। तो ख्याति व्यवसाय को लाभ कैसे पहुंचाती है, देखिए जब आपके व्यापार की एक अच्छी साख यानी कि एक अच्छी रेपुटेशन मार्केट में बनती है, तो उससे आपके पास ग्राहक आकर्षित होते हैं, और जब ग्राहक आकर्षित होंगे तो आपकी विक्रय बढ़ेगी, और विक्रय बढ़ेगी तो आपका लाभ बढ़ेगा। इसका मतलब ख्याति जो है आपके लाभ बढ़ाने में आपको हेल्प कर रही है। तो जो वस्तुओं से फ्यूचर में कोई भी बेनिफिट मिलता है, किसी भी प्रकार का मौद्रिक और गैर मौद्रिक लाभ मिलता है, वो क्या होते हैं, संपत्ति होते हैं। तो ख्याति आपका लाभ बढ़ा रही है भाई, भविष्य में ग्राहक को ला रही है, ग्राहक आ रहे हैं, लाभ, बिक्री बढ़ रही है, लाभ बढ़ रहा है, तो इसकी वजह से आपका लाभ बढ़ रहा है, तो ये आपके लिए क्या होगी, संपत्ति होगी। इसके अलावा पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क जिसको व्यापारिक चिन्ह कहते हैं, व्यापारिक चिन्ह, व्यापारिक चिन्ह को इंग्लिश में क्या कहते हैं, ट्रेडमार्क भी कहते हैं। और इसके अलावा अन्य अदृश्य संपत्तियां भी वास्तविक खाते के अंतर्गत शामिल की जाती हैं। तो ये सभी दृश्य और अदृश्य संपत्तियां आपके वास्तविक खाते में शामिल की जाती है। अब हमें डिस्कस करना है अवास्तविक खाते को। अवास्तविक खाते का अर्थ क्या होता है, देखिए अवास्तविक खाता अर्थात नाम मात्र का खाता भी इसे कहा जाता है, इंग्लिश में इसको नॉमिनल अकाउंट कहते हैं। तो अवास्तविक खाते के अंतर्गत आप किसे शामिल करते हैं, सर अवास्तविक खाते के नाम से स्पष्ट हो रहा है ये खाता अवास्तविक है, अर्थात इस वास्तव में जो खाता है ही नहीं वो खाता हमें बनाना है। तो ऐसा कौन सा खाता होता है जो वास्तव में नहीं है। मान लीजिए आपने अपने व्यवसाय में एक कर्मचारी रखा और उस कर्मचारी ने 1 महीने आपके यहां काम किया, 1 महीने के बाद एंड में वो आपके पास आता है, कहता है सर 1 महीने मैंने आपके यहाँ काम किया है, तो आप मुझे मेरा वेतन दीजिए। पारिश्रमिक वो आपसे मांगता है, क्या कहता है, आप मुझे मेरा वेतन दीजिए। तो जब आप उसको वेतन देते हैं तो क्या देते हैं वेतन के बदले, सर वो वेतन मांगता है और हम क्या देते हैं उसको, कैश यानी रोकड़ दे देते हैं। उसने क्या मांगा, सर वेतन, आपने क्या दिया, सर रोकड़ दी। तो यहाँ वेतन क्या था भाई, आपने तो उसने वेतन मांगा, आपने उसे कैश थमा दी, रोकड़ थमा दी, आपने नगद दे दिया, पैसा रुपए दे दिया आपने। कैश क्या था यहाँ पे, सॉरी वेतन क्या था यहाँ पे, सर वेतन तो कुछ नहीं था, वेतन तो सिर्फ एक नाम था। उसने हमें सेवाएं दी, बदले में हमने उसको धन दिया है, पैसा दिया है। तो सेवाओं के बदले हमने उसको धन दिया है, और सेवाओं के बदले दिए जाने वाले धन को हमने नाम क्या दे दिया, सर नाम दे दिया वेतन। तो वेतन क्या था, वेतन कुछ नहीं था, वेतन सिर्फ एक नाम था। उसने सेवाएं दी, हमने उसको क्या दिया, धन दिया। तो वेतन सिर्फ एक नाम था आपके खर्चे का। तो वेतन, भाड़ा, किराया, क्रय विक्रय, ये सब आपके व्यवसाय के लिए आय और व्यय होते हैं। तो अवास्तविक जो खाता होता है वो अवास्तविक खाते सिर्फ नाम मात्र के खाते होते हैं, इनका सिर्फ नाम होता है, वास्तव में इनका कोई अस्तित्व नहीं होता है। तो व्यवसायिक खातों के, अवास्तविक खातों के बारे में आप क्या कह सकते हैं, व्यवसायिक आय और व्यय तथा लाभ हानि से संबंधित खाते अवास्तविक खाते होते हैं। जैसे किराया, भाड़ा, वेतन, क्रय विक्रय, ये सब सिर्फ नाम है, वास्तव में कोई वस्तु नहीं होती है। देखिए क्रय और विक्रय शब्द के बारे में मैं आपको क्लियर कर देता हूं। क्रय शब्द का प्रयोग हम करते हैं माल क्रय करने के लिए, संपत्ति क्रय करने के लिए क्रय शब्द का प्रयोग नहीं किया जाता। उसी तरह विक्रय शब्द का प्रयोग हम उस समय करते हैं जब माल का विक्रय किया जाता है, माल को बेचे जाने पर हम विक्रय शब्द का प्रयोग करते हैं।
संपत्ति के बेचे जाने पर विक्रय शब्द का प्रयोग नहीं किया जाता है। ये दोनों क्रय और विक्रय दोनों शब्दों को हमने लेखांकन शब्दावली के अंतर्गत अच्छे से क्लियर किया था। आज मैं आपको एक बात और बता देता हूं कि यहां पे क्रय और विक्रय के संबंध में विवाद है। क्या विवाद है? राजस्थान बोर्ड की जो पुरानी बुक है उसके अंदर क्रय और विक्रय को वस्तुगत खाते में शामिल किया गया है, जबकि एनसीईआरटी की बुक में क्रय और विक्रय को अवास्तविक यानी कि नाममात्र के खाते में शामिल किया गया है। चार्टर्ड अकाउंटेंट इंस्टीट्यूशन भी इसको किस में मानता है? अवास्तविक खाते में ही मानता है। तो राजस्थान बोर्ड वास्तविक खाते में लेता है, चार्टर्ड अकाउंटेंट इंस्टीट्यूट और एनसीईआरटी इसको अवास्तविक खाते के अंतर्गत शामिल करता है। और वास्तव में ये शामिल भी कहां होने चाहिए सर? ये अवास्तविक खाते में होने चाहिए, क्योंकि विक्रय हमारी आय होती है और विक्रय कमाने के लिए खर्चा किया जाता है, माल खरीदने का खर्चा किया जाता है विक्रय करने के लिए, आय कमाने के लिए, इसलिए इसको भी अवास्तविक खाते में शामिल किया जाना चाहिए। तो ये था आपका अवास्तविक खाता। तो चलिए अब हम चर्चा करेंगे इन खातों से संबंधित नियमों पर। तो परंपरागत प्रणाली के अंतर्गत हमने जो खातों का वर्गीकरण किया है वो कितने प्रकार के खाते थे सर? 3 प्रकार के खाते पढ़े हमने। कौन कौन से 3 प्रकार के खाते पढ़े सर? एक पढ़ा व्यक्तिगत खाता, दूसरा पढ़ा वस्तुगत या वास्तविक खाता, और तीसरा पढ़ा अवास्तविक खाता। 3 प्रकार के खाते हमने डिस्कस किए हैं। इन 3 खातों पर हमने चर्चा की है। अब इन खातों से संबंधित नियम क्या है, यानी कि हमने आपको बताया था दोहरा लेखा प्रणाली के अंतर्गत प्रत्येक लेन देन के 2 पहलू होते हैं। एक पहलू को डेबिट किया जाता है तो दूसरे पहलू को क्रेडिट किया जाता है। अब इन खातों के आधार पर किसे डेबिट करना और किसे क्रेडिट करना है वो नियम हमें समझने हैं। तो आप यहां लिखेंगे डेबिट और क्रेडिट के नियम। क्या नियम है डेबिट और क्रेडिट के? देखिए, व्यक्तिगत खाते मैंने आपको बताया था व्यक्ति और संस्थाओं को शामिल किया जाता है। तो आपको क्या करना है, नियम आपको बता दे रहा हूं। पाने वाले व्यक्ति को डेबिट यानी कि नाम करो, जबकि देने वाले व्यक्ति को क्रेडिट यानी कि जमा करो। इसका अर्थ क्या होगा? पाने वाले को डेबिट और देने वाले को क्रेडिट। पाने वाला कौन, देने वाला कौन? देखिए, आपको जब मैंने लेखांकन सिद्धांत बताए थे उसमें एक लेखांकन अवधारणा पर हमने चर्चा की थी, पृथक अस्तित्व की अवधारणा। और पृथक अस्तित्व की अवधारणा के अंतर्गत मैंने आपको बताया था कि व्यवसाय और व्यवसाय स्वामी दोनों पृथक पृथक होते हैं। और लेखा पुस्तकों में जब व्यवसायिक व्यवहारों को दर्ज किया जाता है तो व्यवसाय के दृष्टिकोण से दर्ज किया जाता है, व्यवसाय स्वामी के दृष्टिकोण से दर्ज नहीं किया जाता। तो हमें व्यवसाय के दृष्टिकोण से सोचना है कि कोई व्यक्ति पाने वाला है अथवा देने वाला है। तो आप बस इतना सोचोगे कि आपके व्यवसाय को कोई व्यक्ति कुछ दे रहा है क्या? अगर आपके व्यवसाय को कोई व्यक्ति कुछ दे रहा है तो उस देने वाले व्यक्ति को आप क्रेडिट कर देना। और अगर आपके व्यवसाय से कोई व्यक्ति कुछ ले रहा है या तो वो कौन हो गया, पाने वाला, तो उसे क्या कर देना, डेबिट कर देना। ये था व्यक्तिगत खाते का नियम। वस्तुगत खाते का नियम क्या होता है? आने वाली वस्तु को डेबिट करो, आने वाली वस्तु को क्या करो, डेबिट यानी कि नाम करो, और जाने वाली वस्तु को क्रेडिट यानी कि जमा करो। तो देखिए, मैं आपको बता देता हूं यहां पे आने वाली वस्तु और जाने वाली वस्तु का अर्थ क्या है। वस्तुगत खाता क्या है सर? संपत्ति से संबंधित खाता होता है, और संपत्ति या तो व्यापार में आएगी या व्यापार से जाएगी।
कब आएगी कब जाएगी? जब संपत्ति खरीद लेंगे तो व्यापार में आ गई, और संपत्ति जब बेच देंगे या संपत्ति पूर्ण रूप से नष्ट हो गई तो वो व्यापार से चली गई। तो व्यापार में अगर कोई संपत्ति आई है या कोई वस्तु आई है तो उसे क्या करो? डेबिट करो। और व्यापार से कोई वस्तु गई है तो उसे क्या करो? क्रेडिट करो। और तीसरा था अवास्तविक खाता। अवास्तविक खाते का नियम क्या कहता है? देखिए सर, अवास्तविक जो खाता होता है, ये अवास्तविक खाते में हम कितनी चीजों को शामिल करते थे सर? एक आय को शामिल करते थे, दूसरा व्यय को शामिल करते थे, इसके अलावा लाभ को शामिल करते थे और हानियों को शामिल करते थे। कितनी चीजों को शामिल किया? आय, व्यय, लाभ, हानि, इनको हम अवास्तविक खाते में शामिल करते थे। अब इससे संबंधित नियम क्या है? नियम आपको याद रखना है, जो व्यय और हानियां होंगी सभी व्ययों को व्यय और हानियों को व्ययों एवं हानियों को डेबिट करो। डेबिट का मतलब नाम करो। और सभी आय तथा लाभों को क्रेडिट यानी कि जमा करो। तो यह था आपका अवास्तविक खाते से संबंधित नियम। तो अब तक हमने क्या पढ़ा सर? अब तक हमने दोहरा लेखा पद्धति के अंतर्गत खातों का वर्गीकरण पढ़ा। कौन सी प्रणाली के अंतर्गत पढ़ा सर? परंपरागत प्रणाली के अंतर्गत। तो परंपरागत प्रणाली के अंतर्गत खाते तीन प्रकार के, व्यक्तिगत, वस्तुगत, अवास्तविक। इन तीनों का हमने अर्थ पढ़ा। इनको डेबिट और क्रेडिट करने के नियम आपके सामने है। पाने वाले को डेबिट करो, देने वाले को क्रेडिट करो। आने वाली वस्तु को डेबिट करो, जाने वाली वस्तु को क्रेडिट करो। सभी आय व्ययों को डेबिट करो, सभी हानियों एवं व्ययों को डेबिट करो, सभी आय और लाभों को क्रेडिट करो। तो ये है डेबिट क्रेडिट के नियम। कौन सी प्रणाली के अंतर्गत? परंपरागत प्रणाली के अंतर्गत। तो एक तो हो गया आपकी परंपरागत प्रणाली। तो चलिए अब डिस्कस करेंगे हम किस पर? आधुनिक प्रणाली पर। तो आधुनिक प्रणाली पर अब हम चर्चा करेंगे। तो देखिए, आधुनिक प्रणाली क्या होती है? आधुनिक प्रणाली को आप अमेरिकन प्रणाली भी कह सकते हैं, अमेरिकन विद्वानों द्वारा दी गई प्रणाली भी कह सकते हैं। तो आधुनिक प्रणाली में क्या होता है? इसको इंग्लिश में कहा जाता है मॉडर्न अप्रोच। ये मॉडर्न अप्रोच क्या बोलती है? देखिए, इस प्रणाली के अनुसार खातों को 5 भागों में बांट दिया जाता है। परंपरागत प्रणाली में हमने खातों को कितने भागों में विभाजित किया था सर? 3 भागों में, व्यक्तिगत, वस्तुगत, अवास्तविक। और इस प्रणाली के अनुसार खातों का जो वर्गीकरण करते हैं, खातों का वर्गीकरण जो होता है वो 5 भागों में वर्गीकरण होता है। कितने भागों में वर्गीकृत होते हैं? कहते हैं 5 भागों में वर्गीकृत होते हैं। 5 भाग कौन कौन से हैं? एक होता है संपत्ति, जिसको हम इंग्लिश में एसेट्स कहते हैं। दूसरा होता है व्यय या खर्चा, खर्चे, जिनको इंग्लिश में एक्सपेंसेस कहा जाता है। तीसरा होता है पूंजी, पूंजी जिसको इंग्लिश में कैपिटल कहा जाता है। चौथा होता है दायित्व, जिनको इंग्लिश में लायबिलिटी कहा जाता है। और 5वां होता है आय या प्राप्ति, भी इसको आप कह सकते हैं, प्राप्ति, जिसको रेवेन्यू कहा जाता है इंग्लिश में।
तो देखिए, ये थे खातों के प्रकार। संपत्ति क्या होती है, खर्चे क्या है, पूंजी क्या है, दायित्व क्या है, प्राप्ति आय क्या होती है, ये सब मैं आपको पहले बता चुका हूं। कहां बता चुका हूं सर? ये सब आप हमें शब्दावलियों के अंतर्गत बता चुके हैं। तो ये तो थे खातों के वर्गीकरण। अब इनसे संबंधित नियम, डेबिट क्रेडिट के नियम क्या है, किसके अंतर्गत सर? मॉडर्न अप्रोच के अंतर्गत डेबिट क्रेडिट के नियम भी हम यही डिस्कस कर लेते हैं। एवं डेबिट क्रेडिट के नियम कौन से होंगे? देखिए, आपको डेबिट क्रेडिट के नियम समझने हैं तो आपको बहुत ही सिंपल तरीके से मैं आपको बता देता हूं। यहां पे आप इन पांचों चीजों के दो ग्रुप बना लो। मैंने क्या किया, पहले इन दो चीजों का एक अलग ग्रुप बना दिया और इन तीन चीजों का एक अलग से ग्रुप बना दिया। ठीक है, आप क्या करेंगे, डेबिट क्रेडिट के नियम समझने हैं। इतनी सी बात याद रखो कि अगर संपत्ति और खर्चे में अगर वृद्धि हो जाती है, क्या हो जाती है? संपत्ति और खर्चे में वृद्धि हो जाती है, यानी कि अगर कोई संपत्ति बढ़ गई या खर्चा बढ़ गया, तो आप उस संपत्ति को जो बढ़ गई है या उस खर्चे को जो खर्चा बढ़ गया है, उसे आप क्या कर देंगे? डेबिट कर देंगे। डेबिट करो। ठीक है, अगर कोई संपत्ति या खर्चा कम हो गया है, यानी कि इनमें कोई कमी हो गई है, या तो कोई संपत्ति कम हो गई या कोई खर्चा कम हो गया, तो उसे क्या करेंगे? क्रेडिट करेंगे। किसे क्रेडिट करेंगे सर? उस संपत्ति को या उस खर्चे को कम करेंगे, क्रेडिट करेंगे जो कम हुआ है। संपत्ति कम हुई है तो संपत्ति को क्रेडिट कर दो, खर्चा कम हुआ है तो खर्चे को क्रेडिट कर दो। और नियम आएगा पूंजी, दायित्व और आय के संबंध में। तो पूंजी, दायित्व और आय के संबंध में नियम इससे ठीक विपरीत होगा। अगर पूंजी, दायित्व और आय इनमें अगर वृद्धि हो जाती है, क्या हो जाती है सर? इनमें अगर वृद्धि हो जाती है तो इन्हें क्या करेंगे सर? हम इनको क्रेडिट करेंगे। क्या करेंगे सर? इनको क्रेडिट करेंगे। किसको क्रेडिट करेंगे? अगर पूंजी में वृद्धि हुई तो पूंजी को क्रेडिट करेंगे, दायित्व में वृद्धि हुई तो दायित्व को क्रेडिट करेंगे, आय में वृद्धि हुई तो आय को क्रेडिट करेंगे। इसके अलावा अगर इनमें कुछ कमी हो जाती है, क्या हो जाती है सर? इनमें कुछ कमी हो जाती है। किसमें कमी हो जाती है सर? या तो संपत्ति, ये पूंजी में, दायित्व में, आय में कमी हो जाती है, तो इनको क्या करना है सर? डेबिट करना है। डेबिट करो। किसको डेबिट करें भाई? अगर पूंजी में कमी हुई है तो पूंजी को डेबिट करो, दायित्व में कमी हुई तो दायित्व को क्रेडिट करो, आय में कमी हुई तो आय को क्रेडिट करो। तो ये थी आपकी दोहरा लेखा प्रणाली। और दोहरा लेखा प्रणाली के अंतर्गत खातों के वर्गीकरण दोनों प्रणालियों के आधार पर, आधुनिक और परंपरागत प्रणाली के आधार पर, और इन प्रणालियों के आधार पर खातों के डेबिट क्रेडिट के नियम क्या होंगे वो भी हमने आपके साथ डिस्कस किए अभी इस वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू वेरी मच।